वो हमारे ही अपने भाई हैं। स्टार टीवी विदेशी कंपनी, लेकिन स्टार टीवी का चैनल चलाने वाले अपने ही भाई। तो अभी बंबई दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन किया था, केबल टीवी ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, उनका मैंने सम्मेलन किया था, और उन भाइयों को मैंने गुड सेंस में अपील की थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, हम सबके घर अगर बर्बाद हो रहे हैं आपके इस धंधे से, तो आप क्यों ना ऐसा फैसला करें कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो उनमें आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि 60% से ज्यादा केबल टीवी ऑपरेटर्स कहते हैं कि राजीव भाई, जिस दिन हमको लगेगा कि आप लड़ाई हार गए हाई कोर्ट में, उस दिन हम ये धंधा छोड़ देंगे। तो उनकी तरफ से हम पर आश्वासन है, और उन्होंने ही हमको कहा कि बंबई का केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है, उसकी भी जल्दी आपकी एक मीटिंग हम करवाएंगे, और उनके साथ भी हम ये बात करने वाले हैं, डायलॉग करने वाले हैं। तो उन भाइयों को अगर हम हमारे साथ कन्विंस करा सके तो इन विदेशी कंपनियों की हम जड़ खोद देंगे, इतना हमको मालूम है। तो ये लड़ाई में हम सारे चैनलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें आपकी मदद चाहिए। आप क्या मदद कर सकते हैं? हरि भाई अखबार के एडिटर हैं, आप अगर सब लोग तय करें तो कम से कम 500,000 लेटर्स टू एडिटर लिख सकते हैं, संपादक के नाम जो चिट्ठी जाती है। उसमें यह विदेशी टेलीविजन का मामला ले लीजिए। कभी कभी कोई खबर ऐसी बन सके तो हरि भाई जैसे लोगों की मदद से अखबारों में छपवाइए टीवी के खिलाफ। तो उससे क्या होता है कि जो जज बैठा है फैसला देने वाला, वो भी अखबार पढ़ता है और अखबारों की खबर से वो प्रभावित होता। तो अगर जगह जगह ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो जज के दिमाग में ये सब बातें बैठेंगी जब वो फैसला सुनाएगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है। जितने अखबारों में आप लेटर्स टू एडिटर लिख सके, लेटर्स टू एडिटर लिखिए। जितने अखबारों में न्यूज आइटम के रूप में ये खबर छप सके, वो खबर के रूप में छपाइए, या और तरीके आप उसके ढूंढिए, वो आप कर सकते हैं। और ये आपकी हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमें सहभाग दें। वो एक ही तरीका है कि आप टीवी बंद रखें। तो आप जो है इस लड़ाई में हमारी बड़ी मदद। वस्त्र अगर हम धारण करें तो नतीजे जानते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितना कपड़ा बिकता है उस कपड़े में सिर्फ 1% कपड़ा कॉटन का बिकता है, खादी का 1%, 1%। 99% कपड़ा सिंथेटिक बिकता है, इंपोर्टेड यार्न का बिकता है। 1% खादी बिकता है तो हिंदुस्तान के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सपना देखता हूं कि अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए तो 1500 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। माने हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो हम दे सकते हैं अगर हम खादी पहनना शुरू कर दें। तो इसलिए भी खादी पहनिए कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए भी खादी पहनिए कि सबसे ज्यादा अहिंसक पद्धति से बनने वाला कपड़ा है वो। गांव-गांव के लोगों को रोजगार ही नहीं देता, पूरे अहिंसक पद्धति से बनता है। क्योंकि कपास उत्पादन, उसके बाद सूत बनाना, उससे कपड़ा बनाना एकदम अहिंसक पद्धति है। और जितने ये टेरेलिन, टेरिकॉट, सिंथेटिक कपड़े सब हिंसक पद्धति से बनते। तो हमारी संस्कृति बचे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। और मैं उसके भी आगे कहता हूं कि खादी के साथ साथ अगर ग्रामोद्योगी सामान खरीदना हम शुरू कर दें तो और 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता है खादी और ग्रामोद्योग में। तो आप अपने घर घर में खादी पहने। अगर आप 100% खादी पहने मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई ये भी कह सकते हैं कि एकदम ये नहीं हो सकता, तो आप कम से कम एक कपड़ा खादी का खरीदिए। अगर आप एक कपड़ा भी खादी का पहनेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता। तो हम खादी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, खादी इसलिए पहन रहे हैं कि देश के लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं। और ये रोजगार देने की क्षमता यहीं पर है और कहीं दूसरी जगह है नहीं। तो दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा है कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दीजिए। वो ही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का। और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूं तो उसका गहरा मतलब है। उसका मतलब यह है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं,
ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था। कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन है। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे, इस कंपनी को भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए उसमें। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सतसाइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया। और पता है किस भाव में दिया? 15 पैसे स्क्वायर फुट में। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते खोजते इस नतीजे पर पहुंचे कि चिमन भाई पटेल का एक लड़का है, उस लड़के ने कारगिल कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है, और इसलिए 15 पैसे स्क्वायर फीट में उन्होंने जमीन दे दी है, और वो जमीन पर कारगिल कंपनी का कारखाना लगेगा। फिर कारगिल कंपनी क्या है इसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप अगर जानना चाहो कि ये कंपनी क्या करती है, तो वो कंपनी अगर नहीं चाहे तो बताएगी नहीं, आप पूछ नहीं सकते कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये सतसाइडा वेट पे कारगिल वाले क्यों आ रहे हैं? बहुत दिन दिमाग घुमाते रहे। एक दिन उसका जवाब मिला कि सतसाइडा वेट पर ही क्यों आ रहे हैं, गुजरात में और कहीं जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ में किसी और गांव में जा सकते हैं, सांतलपुर वगैरह है जहां नमक बनता है, लेकिन वहां नहीं जा रहे, वहीं पे आ रहे। जवाब मिला कि सतसाइडा वेट से पाकिस्तान का कराची 100 नॉटिकल माइल पे है बस। और उस दिन दिमाग में सारा पिक्चर साफ हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं कच्छ में। ये इसलिए आ रहे हैं कि अब गुजरात को कश्मीर बनाना, और अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से कितने अच्छे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये अमेरिका रोज पाकिस्तान को हथियार देता है। तो कारगिल कंपनी जब वहां आ जाएगी, उनका अड्डा बन जाएगा, और उस अड्डे के माध्यम से वो पाकिस्तान से रिश्ते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कराची वहां से 100 नॉटिकल माइल पर है, तो उनके लिए पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं रहेगा। और उसके अंदर क्या हो रहा है कंपनी में हम पता नहीं कर सकेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कच्छ को एक दूसरा कश्मीर बनाने की सारी साजिश है। और फिर देखना शुरू किया तो हिंदुस्तान को घेर रहे, नॉर्थ ईस्ट में चीन बैठा, नीचे श्रीलंका में आग लगी हुई, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा नीचे जाइए वहां भी आग लगना शुरू हो गई। कश्मीर और पंजाब में आग लगी ही रहती, अलग कश्मीर चाहिए, अलग पंजाब चाहिए, ये बात कहने वाले ही बहुत हैं। तो उसके बाद अब बचा हुआ एक हिस्सा है पश्चिम भारत, जो थोड़ा शांत है। अब उस पश्चिम भारत में गुजरात के छाती पे बैठ जाएंगे तो पश्चिम भारत को भी अशांत बनाएंगे। तो ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने तय किया कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा कच्छ में। गुजराती मुझे आती नहीं, कच्छी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर भी जाता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेजों में जाता था, कहीं कोई परिचय नहीं होता था, प्रिंसिपल के पास जाता था, कहता था कि मेरा नाम ये है, मैं आया हूं, मुझे आपके विद्यार्थियों से कुछ बात कहनी। तो कहता था क्या बात कहनी? मैं उसको कहता था कि यहाँ एक विदेशी कंपनी आ रही और तुम्हारी छाती पर बंदूक चलाएगी, वो बताने आया। तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं मिला जिसने मना किया। उसने कहा राजीव भाई बताइए, समझाइए। क्या ये बात बराबर है कि हमारा बजट हमको ही बनाना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इस देश के नेताओं ने सारा देश बेच दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी इस देश में अब बजट बनाते हैं, हमारे देश के लोग तो सिर्फ माने मजबूरी के लिए उनके साथ बैठते हैं। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, चिदम्बरम बजट नहीं बना रहा। इस समय 6 IMF के अधिकारी साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, वो रात दिन बजट बना रहे हैं। तो हमको हमारा बजट बनाना ही चाहिए। विदेशी लोग बजट बनाए, ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। अब ये है पहुंच गया, हाँ होगा ये तो। अब ऐसा हो, चिदम्बरम जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग अगर वित्त मंत्री होंगे तो ये तो होने ही वाला है। अब जरूरत एक है, मैं आपको बताऊं सच में, हाँ ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया, शायद आज के 1-2 अखबारों को। हाँ, मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही तरीका है। ध्यान रखिए, चिदम्बरम कभी ना कभी बंबई आएगा। हाँ, कभी ना कभी तो आएगा बंबई।
तो जिस दिन चिदंबरम बंबई आए उस दिन आप हिम्मत करिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर आऊंगा और हम उसको एयरपोर्ट से बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। चिदंबरम आएगा तो चिदंबरम के साथ ये होगा और मनमोहन सिंह आएगा तो उसके साथ भी यही होगा और उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम हो कौन, तुम वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंट लोग हो, तुमको इस पवित्र धरती पर हम कदम नहीं रखने देंगे। ये हम कर सकते हैं और ये जनता की ताकत है। बंबई में जिस दिन आपको लगे कि चिदंबरम आ रहा है, आप राजीव दीक्षित को एक फोन कर दीजिए, मैं जहां भी रहूंगा आऊंगा, आपका साथ अगर मुझे मिले तो इस चिदंबरम चिदंबरम के बाप को सबक सिखा सकते। कुछ नहीं है, ये पानी के बुलबुले हैं, आज है कल नीचे आ जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है। तभी तक हैसियत और ताकत है जब तक वो आपको बेवकूफ बना ले। जिस दिन आप बेवकूफ बनना बंद हो जाएंगे उस दिन सारे चिदंबरम ठीक हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं। એક વખત લાલુ પ્રસાદ યાદવ જયારે બોમ્બેના એરપોર્ટ ઉપર ઉતરી રહ્યા હતા ત્યારે જે હરિભાઈ કે જૈનો તો અહિંસક છે, પણ જૈનોની અહિંસા કેવી છે હજી મારે એમને થોડોક સમય મળે તો શાંતિથી 1-2 કલાકમાં સમજાવવું છે કે માત્ર 12 જ કલાકના ગાળામાં 30,000 માણસો સાંતાક્રુઝના એરપોર્ટ ઉપર આ જૈનો ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને લાલુ પ્રસાદને ઊભી પૂછડીએ ભાગી જવું પડ્યું હતું। એટલી તાકાત આ જૈનોની અંદર પડી છે। આપ એક વખત એલાન કરો અને શું નથી થતું જોઈ રાખ। तो ये चिदंबरम के साथ भी हो सकता है, अगर लालू के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा हो जाए। एक भाई ने पूछा है कि भारत में सब काम अंग्रेजी में ही क्यों कराते हैं, और उसके नीचे फिर उन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है कि कंप्यूटर वगैरह की ये भाषा जो है वो अंग्रेजी वाली क्यों। मैं आपसे कहता हूं कि ये अंग्रेजी में काम करना इस देश में ऐसा माना गया है कि शान की बात है, ये गुलामी की बात है, इसमें कोई शान नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर 250-300 वर्ष राज किया उन्हीं की भाषा को लेके हम, ये शान की बात है, ये दिमाग से निकालना, और ये दिमाग से निकालने का काम हर क्षण चलना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं छोटे छोटे, आप जब दस्तखत बनाते हो तो आपके मन में ये लड़ाई चलनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी में बनाऊं, हिंदी में बनाऊं या गुजराती में बनाऊं। ये संघर्ष आपके मन में जब तक नहीं चलेगा तब तक अंग्रेजी जाएगी नहीं। ऐसे ही आप अपने बच्चों के नाम रखते हो तो डिम्पी, पिंपल, ये डिम्पी पिंपल क्या होता है, बॉबी, टिंकल, ये सब जो है बाहियात बेवकूफी के नाम। तो आपके मन में ये संघर्ष बराबर चलना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के ऐसे बेहूदे अंग्रेजी वाले नाम नहीं रखूंगा, स्वदेशी भारतीय भाषा के, गुजराती भाषा के, हिंदी भाषा के नाम रखूंगा। तो ये लड़ाई हर व्यक्ति की है। जब भी आपका हाथ दस्तखत करने के लिए बढ़े तो अपने आप से पूछिए कि आप अंग्रेजी में दस्तखत करने जा रहे हो या हिंदी में या गुजराती में। अगर आप अंग्रेजी में करने जा रहे हो तो अपने आप को रोकिए और कहिए कि नहीं, मैं प्रयास पूर्वक हिंदी में या गुजराती में ही दस्तखत करूंगा। ये लड़ाई जिस दिन आपके घर से शुरू हो जाएगी आप इस देश में अंग्रेजी को विदा कर देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हाँ, तो ऐसे ही हम सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे करें, ये अंग्रेजी वैसे ही जाएगी। मैं इसके लिए एक ही वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि जैसे अंग्रेजों को मार मार के पीट पीट के भगाया, वैसे ही अंग्रेजी को मार मार के पीट पीट के भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने वाली नहीं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक संभव हो, जैसे उदाहरण में दूं, अंग्रेजी अखबार खरीदना बंद कर दीजिए और इनको सबक सिखा दीजिए। और ये अंग्रेजी अखबार करते क्या, आप देखिए, मैं नाम लेके कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है, अशोक जैन का। क्या करता है, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी न किसी लड़की की आधे नंगी या पूरी नंगी तस्वीर आती है, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति का कबाड़ा कर दिया। जानते हैं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने भारत सुंदरी, मिस इंडिया, मिस फेमिना, ये सारी प्रतियोगिताएं शुरू की। यही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, फेमिना उन्हीं की पत्रिका है। तो फेमिना के माध्यम से उन्होंने मिस फेमिना, मिस इंडिया चालू किया। अब वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हो गया है और वो सारे उसी धंधे में लगे हुए। और इनके पास कोई धंधा नहीं है। रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाकर देखिए तो कभी पहले पेज पर आपको इतनी बड़ी फोटो मिलेगी, कभी दूसरे पेज पर, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं, न उसकी कोई खबर है, न खबर से उसका लेना देना। जबरदस्ती आधे नंगी लड़कियों की तस्वीर पेश करना, यही उनकी पत्रकारिता हो गई। हाँ, तो जो भी ऐसे अखबार है, मैं तो सबके लिए कहता हूं कि इन अखबार वालों को कौन कंट्रोल करेगा। ये कोई भगवान के दूत नहीं है। ये मत मान लीजिए कि अखबार वाले कोई भगवान के दूत है। करप्शन मीडिया में भी है, पॉलिटिक्स में ही करप्शन नहीं है, इकोनॉमी में ही करप्शन मीडिया में भी है। तो कम से कम ऐसे अखबार आप खरीदना बंद कर दो।
तो सबसे पहले आप अगर कर सको तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार, और मैं आपको गारंटी देता हूं जिस दिन बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की 50,000 प्रतियां कम बिकना शुरू हो जाएंगी, अशोक जैन शीर्षासन करना शुरू कर देंगे, और जो आप कहोगे वो फिर अशोक जैन मानेंगे। तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि जिसके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो वो टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करे, और बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को चिट्ठी लिखे कि हम आपका अखबार बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये सब नग्नता फैला रहे हो। एक तो अंग्रेजियत फैला रहे हो, ऊपर से ये नग्नता और अश्लीलता फैला। हमारी बहनों को, बेटियों को उल्टा सीधा फोटो छाप छाप के आपने जो है कबाड़ा कर दिया हमारे घर का। तो ये कह के आप टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करिए, इनकी 2 मिनट में इनको नानी याद आ जाएगी। जिस दिन 50,000 प्रतियां कम हुई बिकना, उसी दिन आप देखिएगा अशोक जैन सिर के बल चल के यहां आ जाएंगे। जिस दिन उनको जब तक ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई खतरा है तब तक। और अगर संभव हो तो आपका कांदिवली का जैन समाज, मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि कल या हफ्ते भर बाद या संभव हो तो होली के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला दीजिए आप। और इस बात को बाकायदा अखबार में कहिए कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो अंग्रेजियत फैला रहा, दूसरा अंग्रेजियत से ज्यादा खतरनाक अश्लीलता और नग्नता फैला। तो अगर ये काम आप कर दोगे तो ये सारे देश के लिए खबर बन जाएगी। मगर मीडिया गुजराती में सभी लोगों ने लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है। तो उनका कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं तो आपको असहकार और असहयोग करने का पूरा हक है। आप एक दिन 5-7 हजार कॉपियां लेके यहां कहीं जला दीजिए मिड डे की, और मिड डे वालों को सबक सीखने आ जाएगा। जिस दिन दूसरे अखबारों में यह खबर छप जाएगी कि मिड डे की होली जलाई कांदिवली के जैन समाज ने, क्यों जलाई? वो करने का है, लेकिन आप आओ बिंदास करने का है। बिल्कुल, मैं इस काम में आपके साथ हूं। जिस दिन आप ऐसे अखबारों की होली जलाएंगे मैं आपके साथ बराबर इस काम खड़ा रहूंगा। तो आप जिस दिन मुझे बुलाएंगे कि राजीव भाई आज होली करनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं मैं सारे काम छोड़कर आऊंगा, क्योंकि ऐसे काम करना इस समय बहुत जरूरी है। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। અને આ માત્ર દવા રોગનું તો એમણે નામ આપ્યું, પણ એની સામે ઔષધ પણ હરિભાઈએ સાથે જ આપ્યા છે કે તમે આવતીકાલથી 800 શબ્દોનો બધા જ વિષય ઉપર રોજ 1 વાગ્યા સુધીમાં મને ફેક્સ મોકલો. હું ગેરંટી આપું છું કે આવતીકાલથી સમકાલીનની અંદર એટલે પરમ દિવસના સમકાલીનથી રોજનું તમે જે લખાણ 800 શબ્દો સુધીનું મોકલશું એ અમે સમકાલીનમાં લીધા વગર રહેશું નહીં. હવે છાપા વાંચવાની આપણને આદત પડી ગઈ છે. મિડ ડે ગુજરાતી અને ટાઈમ્સને બંધ કરશું તો વાંચશું શું? સમકાલીનમાં રોજ નવા નવા આ વિષયો વાંચશું. એટલે બધાને હું વિનંતી કરું છું કે બધા સમકાલીન લેવાનું ચાલુ કરીશું. एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूंगा। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदिवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनी में पीछे डंडा लेके घूमता है वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते हैं। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वांदा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। एक पहला सवाल जो पूछा है उससे कि यूनियन कार्बाइड वाली जो दुर्घटना हुई थी उसका सच क्या है। यूनियन कार्बाइड वाली दुर्घटना के बारे में सारे देश को ये बताया गया है कि ये अचानक से भोपाल में उनके कारखाने से गैस रिस गई, मिथाइल आइसोसाइनेट, और लोग मर गए। लेकिन उस यूनियन कार्बाइड के काम में बहुत गहरे में उतरा और इस कंपनी के बारे में बहुत केस स्टडी का काम मैंने किया मेरे विद्यार्थी जीवन में। और सच ये है कि भोपाल के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 की रात को जो जहरीली गैस निकली थी वो अपने आप नहीं निकली थी, वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया। भोपाल दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था
यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में ऐसे अमीर देशों की ढेरों कंपनियां हैं जो हथियार बनाती। आपके देश में ये कंपनियां आती हैं, साबुन बेचती हैं, मंजन बेचती हैं, जूते चप्पल बेचती हैं, लेकिन ये कंपनियां अपने अपने देशों में बहुत ज्यादा हथियार बनाती। और अमेरिका जैसे देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा हथियार की बिक्री से आता। इस देश की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों के व्यवसाय पर टिकी हुई। तो हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा की जरूरत रहती। तो हथियारों का व्यवसाय कब चल सकता है? दो ही तरीके से चलता है। या तो दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध में वो हथियार बेचे जाएं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर दो देशों के बीच न होकर सारी दुनिया में कोई युद्ध चल रहा हो और उसमें हथियार बेचे जाएं। और आज के जमाने में सारी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है जिसको आप आतंकवाद कहते हो। ये जो आतंकवाद के लोगों को जो भी लगे हुए हैं उसमें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, या किसी भी दूसरे देश के हिस्से में हो, इन सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को हथियार भेजने का काम ऐसी ही कंपनियां करती हैं। एक बंदूक है, आपने उसका नाम सुना होगा, AK-47। ये जो AK-47 नाम की बंदूक है, ये अमेरिका की कंपनी की बनाई हुई। और ये हिंदुस्तान में कैसे आती? पहले अमेरिका की कंपनियां उसको चीन में बेचती, चीन उसको पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान के माध्यम से फिर हिंदुस्तान में आती। और हर साल अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश लाखों करोड़ रुपए का हथियारों का व्यवसाय करते हैं। और हथियार दो तरह के होते हैं। एक तो वो हथियार होते हैं जो बंदूक की तरह के हैं, तो गोला बारूद की तरह के हैं। लेकिन आज की दुनिया में कुछ खतरनाक किस्म के भी हथियार बनते हैं जिनको हम केमिकल बम कहते हैं। और ये जो केमिकल बम होते हैं, वो केमिकल बम तोप के गोले से कुछ भिन्न तरह के होते हैं। उनमें जहरीली गैसें भरी जाती, और वो जहरीली गैसें जब बम फटता है तो पूरे वातावरण में फैल जाती हैं, और वो वातावरण में जो भी आदमी सूंघेगा उस गैस को वो मर जाता है। तो तोप के गोले से ज्यादा असरकारक होता है केमिकल बम। और अमेरिका की ढेरों कंपनियां केमिकल बम बनाती हैं, और उन केमिकल बम को बनाने के लिए 2-3 जहरीली गैसें इस्तेमाल होती हैं। एक गैस है, उसका नाम है फॉस्जीन, दूसरी गैस है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। तो ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत है, इसलिए अमेरिका में नहीं कर सकते। और अमेरिका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त हैं, और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने। तो ऐसी कंपनियां ऐसे प्रयोग करने के लिए, जहरीली गैसों के प्रयोग करने के लिए हिंदुस्तान जैसे देशों को तलाशती। और यही हुआ था भोपाल। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और एक रात में 10,000 लोग मर गए, और पिछले 12 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। अभी भी मौत का तांडव चलता है भोपाल में, अभी भी लोग मरते हैं उस जहरीली गैस के असर से। वो उन्होंने बाकायदा खूबसूरत प्रयोग करके देखा, और इसी प्रयोग के बाद फिर अमेरिका की फौजों ने और यूरोप के देशों की फौजों ने केमिकल बम गिराए इराक के ऊपर जब खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध में वही गैसों के जहरीले बम, वही केमिकल बम उन्होंने गिराए और उनको बराबर उसके परिणाम मिले। लेकिन बम गिराने से पहले के जो प्रयोग किए गए वो हिंदुस्तान जैसों में, ब्राजील जैसे देशों, चिली और कोस्टारिका जैसे देशों, कोलंबिया जैसे देशों, ऐसे गरीब देशों में जहां की सरकारें बिकाऊ होती हैं, वहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो भोपाल में जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही दुर्घटना नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों पर किया गया एक्सपेरिमेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ेंगे, ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक विदेशी कंपनी आई हिंदुस्तान में दवा बेचती है, और वो दवा दुनिया के किसी भी देश में नहीं बिकती।
अभी तक उस दवा के ऊपर कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं किया गया, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन यहां के लोगों के ऊपर उस दवा का क्लिनिकल टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। उस दवा का नाम है नॉरप्लांट, बहनों के ऊपर हो रहा है। ये दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली के सारे डॉक्टर जानते हैं कि इस दवा का क्लिनिकल टेस्ट कहीं हुआ नहीं है, उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। और ऐसी एक नहीं, शायद आप लिस्ट बनाइए तो सैकड़ों दवाएं हैं जिनको दुनिया के तमाम देशों में जहर घोषित किया है, वो हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बेचती और ऐसी कंपनियां लेके आती। ब्रिटेन में नहीं चलती, ऐसी तकनीकों को लाके हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो बंबई है ना, और बंबई के बाजू में पूरा गुजरात है, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अभी तो एक भोपाल बना है हिंदुस्तान में, गुजरात में तो 50 से ज्यादा ऐसी बन सकते हैं। आपको मालूम है इस भोपाल, इस गुजरात की कहानी क्या है? ये गुजरात एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश था, आज पूरा का पूरा प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री वाला प्रदेश बन गया। मैं जब भी बड़ौदा से गुजरता हूं, जब भी भरूच और अंकलेश्वर से मेरी ट्रेन गुजरती है, फिर मैं चक्कर आने लगता है। बड़ौदा के लोग मुझसे बताते हैं, मैं जाता हूं बड़ौदा, पानी वहां का जहरीला हो गया, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी जहरीला हो गया। और ऐसे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आई है विदेशों से, वो दुनिया के सारे देशों में रद्द कर दी गई है, बैन कर दी गई है। वो टेक्नोलॉजी गुजरात में लाई गई है, तमाम जगहों पर उसके कारखाने चल रहे हैं और पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, लोगों के मौत की तैयारी हो रही है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि दूसरा भोपाल कहीं बड़ौदा में बनेगा या बड़ौदा के आसपास बनेगा। और एक बार बच चुका है, बड़ौदा के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी वाला, एक बार उसमें ऐसी दुर्घटना हुई है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस दिन हवा जो थी वो बड़ौदा से बाहर की तरफ बह रही थी। अगर हवा बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं। और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे, वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाएं। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है, समझ में आता है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ है? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं है, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट उनका है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है, आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो।
तो कार को जो करना है वो करने वाली। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं,